जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता भागीरथ श्रीवास्तव वाराणसी से आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ नए ऊर्जा के साथ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। हम लोग चर्चा कर रहे थे भारतीय साक्ष्य अधिनियम सन 2023 के विभिन्न टॉपिकों पर। आज हम चर्चा करेंगे अध्याय 7 का बर्डन ऑफ प्रूफ, जो कि पुराना जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का धारा जो 101 था वहाँ से स्टार्ट होता था। अब यहाँ पे धारा 104 से स्टार्ट है। बदलाव कुछ नहीं हुआ, धाराओं में अंतर है, केवल धारा बदल गए हैं, कंटेंट्स वही है, लेकिन हमारी पहुँच उस धारा तक होनी चाहिए, इसलिए चर्चा किया जा रहा है। चूँकि अब सब कुछ डीलिंग इसी एविडेंस एक्ट के माध्यम से होगा, सिवाय पुराने मामलों को छोड़कर। क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ सिविल मामले में और क्रिमिनल मामले में दो तरह के डील किए जाते हैं। सिविल मामले में वादी और प्रतिवादी दोनों को अपना अपना पक्ष साबित करना होता है, और जिसका परसेंटेज 50% से अधिक होता है, न्यायालय एक प्रकार से निष्कर्ष निकालता है कि उसके फेवर में बात साबित हो रही है। लेकिन क्रिमिनल केसेज में सिर्फ और सिर्फ अभियोजन पक्ष को साबित करना होता है, वह भी संदेह से परे। यदि कोई संदेह की गुंजाइश होती है तो उसका लाभ अभियुक्त को मिलता है, और कुछ अधिनियमों में एक्सेप्शन है जिसमें कि बर्डन ऑफ प्रूफ अभियुक्त के ऊपर होता है, लेकिन सामान्य नियम यही है कि बर्डन ऑफ प्रूफ अभियोजन के ऊपर होता है। सेशन ट्रायल में देखा जाए तो बर्डन ऑफ प्रूफ प्योरली प्रोसिक्यूशन का होता है। मजिस्ट्रेट ट्रायल में या वारंट ट्रायल में भी प्योरली बर्डन ऑफ प्रूफ अभियोजन का ही होता है, लेकिन उसमें निष्कर्ष दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय निकालता है। लेकिन सेशन ट्रायल में यदि अभियोजन अपने मामले को साबित नहीं करता है तो डिफेंडेंट का या डिफेंस का कोई भी साक्ष्य लेने की ज़रूरत न्यायालय को नहीं पड़ती है। न्यायालय उसको दोषमुक्त कर देता है। सेशन कोर्ट का ट्रायल जब होता है तो उसमें अभियोजन को मामला साबित करना होता है। यदि साबित कर ले जाता है तब मौका दिया जाता है प्रतिरक्षा करने के लिए अभियुक्त को कि अब प्रतिरक्षा तुम प्रारंभ करो, और उसमें देखा जाता है कि उसने डाउट क्रिएट किया कि नहीं किया। यदि प्रतिरक्षा करने में डाउट क्रिएट कर दिया तो उसका लाभ भी अभियुक्त को मिलेगा। लेकिन मजिस्ट्रेट ट्रायल में या कह लीजिए वारंट ट्रायल में ऐसा नहीं है, समन ट्रायल में ऐसा नहीं है। पहले अभियोजन का साक्ष्य लिया जाएगा, फिर प्रतिरक्षा का साक्ष्य लिया जाएगा, और उसके बाद न्यायालय निष्कर्ष निकालेगा कि अभियोजन बिना संदेह के साबित अपने मामलों को किया है कि नहीं किया है। लेकिन जो ही मामला सेशन ट्रायल में देखा जाता है तो सेशन ट्रायल में प्रतिरक्षा का साक्ष्य लेने की ज़रूरत तब पड़ती है जब अभियोजन अपना मामला साबित कर लिया रहता है। यदि अभियोजन अपना मामला साबित नहीं कर पाता है तो वहीं पर उसको दोषमुक्त कर दिया जाता है। हम लोग देखते हैं इन सब धाराओं में क्या है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ 401, जो धारा 401 है, एक सामान्य नियम प्रतिपादित करता है। ये कहता है हु एवर डिजायर्स एनी कोर्ट टू गिव जजमेंट एज टू एनी लीगल राइट और लाइबिलिटी। मतलब न्यायालय से कोई व्यक्ति चाहता है कि उसके विधिक राइट जो हैं, लीगल राइट अथवा किसी लाइबिलिटी के बारे में जजमेंट दे उसके फेवर में, डिपेंडेंट ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट विच ही असर्ट्स मस्ट प्रूव दैट दोज फैक्ट एग्जिस्ट। मतलब कोई ऐसा लीगल राइट अथवा लाइबिलिटी विद्यमान है जिस पे वो निर्भर करता है कि उसको न्यायालय उसके पक्ष में साबित जजमेंट दे कि वो वर्तमान में है, तो उसको यह साबित करना होगा। और एंड व्हेन ए पर्सन इज बाउंड टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट इट इज सेड दैट द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन दैट पर्सन। मतलब आप यदि न्यायालय से किसी चीज़ के लिए जाते हैं, कहते हैं कि इस पे न्यायालय निर्णय दे, तो उसको साबित करना होगा। इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। ये कह रहा है कि ए डिजायर्स ए कोर्ट टू गिव जजमेंट दैट बी शैल बी पनिश्ड फॉर ए क्राइम विच ए सेज बी हैज कमिटेड।
ए मस्ट प्रूव दैट बी हैज़ कमिटेड द क्राइम। मतलब न्यायालय से यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि किसी व्यक्ति को सज़ा कराया जाए, उसने कोई अपराध किया है, तो उसको साबित करना पड़ेगा कि उसने अपराध किया है, जो व्यक्ति चाहता है। बी कह रहा है कि ए डिजायर्स ए कोर्ट टू गिव जजमेंट दैट ही इज इंटाइटल्ड टू सर्टेन लैंड्स इन द पोजेशन ऑफ बी बाय रीजन ऑफ फैक्ट विच ही असर्ट्स एंड विच बी डिनाइज टू बी ट्रू। ए मस्ट प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ दोज फैक्ट। अब यहाँ सिविल मामले में बात कर रहा है कि यदि ए किसी बात को कहता है और बी उसको डिनाई करता है, और तो ए को साबित करना होगा अपने बातों को। अब धारा 105 जो है इक्वावेलेंट है पुराने अधिनियम के धारा 102 के। यहाँ पे कह रहा है कि ऑन होम बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज, मतलब यदि दोनों तरफ से कोई बर्डन नहीं, कोई साक्ष्य नहीं दिया जाता है, तो उस व्यक्ति के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ हो जाएगा जो फेल हो जाएगा, उस सूट दाखिल का क्या बोलते हैं उसका जो है मामला उसके तरफ से फेल हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि द बर्डन ऑफ प्रूफ इन ए सूट आर प्रोसीडिंग लाई ऑन दैट पर्सन हु वुड फेल इन नो एविडेंस एट ऑल वर गिवन ऑन आइदर साइड। इलस्ट्रेशन से आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगा। ए सू बी फॉर लैंड ऑफ विच बी इज इन possession and which as A asserts was left to A by the will of C, B's father. If no evidence were given on either side, B would be entitled to retain his possession. Therefore, the burden of proof is on A. कोई ऐसा व्यक्ति है बी नामक जिसका किसी संपत्ति पर पोजेशन है, और ये कहता है कि उस संपत्ति को उसके पिता द्वारा वसीयत के माध्यम से किया गया था, गिफ्ट किया गया था, तो यहाँ पर बर्डन ऑफ प्रूफ एक को ही होगा, क्योंकि अगर जो दोनों तरफ से कोई एविडेंस नहीं दिया जाए तो पोजीशन में बी ऑलरेडी है और उसको उसका माना जाएगा। वही उदाहरण लगभग बी में है कि ए शू बी फॉर मनी ड्यू ऑन ए बॉन्ड, द एग्जीक्यूशन ऑफ द बॉन्ड इज एडमिटेड, बट बी से दैट इट वाज obtained बाय फ्रॉड, which A denies. If no evidence were given on either side, A would succeed as the bond is not disputed and the fraud is not proved. Therefore, the burden of proof is on B. अब यहाँ देखिए धारा 106 और धारा 110 दोनों में बेसिक अंतर है, लेकिन हिंदी वर्जन में जब आप पढ़ते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे पार्टिकुलर फैक्ट के बारे में धारा 106 में कहा गया है, और धारा 10 में स्पेशली फैक्ट का नॉलेज यदि किसी के बारे में है उसके बारे में कहा गया है। तो ये कन्फ्यूजन वहाँ पर भी जब पुराना अधिनियम था तो धारा 103 और 106 में बना रहता था, यहाँ पे धारा 106 और 110 में है, जिसको कि ये कन्फ्यूजन बनाएगा हिंदी वर्जन वालों के लिए। लेकिन इंग्लिश वर्जन वालों के लिए सीधा सीधा है कि 106 में पार्टिकुलर फैक्ट की बात कही गई है और 110 में स्पेशल नॉलेज जो है, और सॉरी ये कह रहा है 109, हमने गलत बोल दिया, 109 में कहा कि बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट स्पेशली विद इन नॉलेज, यहाँ स्पेशली विद इन नॉलेज की बात कर रहा है, और धारा 106 में पार्टिकुलर फैक्ट की बात कर रहा है। एक एक कर देखते हैं। कह रहा है कि द बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू एनी पार्टिकुलर फैक्ट लाइज ऑन दैट पर्सन हु विशेज the court to believe in its existence unless it is provided by any law that the proof of that fact shall lie on any particular person। अब यहाँ देखिए पार्टिकुलर फैक्ट का मतलब ये होता है कि किसी व्यक्ति के नॉलेज में कोई बात कही गई है तो उस व्यक्ति को ही ये बात पता होगी, लेकिन स्पेशली नॉलेज की बात मतलब कि किसी खास व्यक्ति को नॉलेज होगा, किसी दूसरे को नहीं हो सकता है। पार्टिकुलर फैक्ट में दूसरे को भी हो सकता है, लेकिन स्पेशली विद इन नॉलेज की जहाँ तक बात है वो किसी दूसरे व्यक्ति के नॉलेज में नहीं हो सकता है। अब इलस्ट्रेशन से देख लीजिए। ए प्रोसिक्यूट्स बी फॉर थेफ्ट एंड विशेज द कोर्ट टू बिलीव दैट बी एडमिटेड दैट द थेफ्ट टू सी। ए मस्ट प्रूव द एडमिशन, बी विशेज the court to believe that at the time in question he was
एल्सवेयर ही मस्ट प्रूव इट। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से कोई बात कहा है तो और वो चाहता है कि ये बात कहे न्यायालय में कि उसके द्वारा एडमिशन किया गया है, तो उस व्यक्ति को ही साबित करना होगा कि उसको ये बात कहा गया है। बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट टू बी प्रूव्ड टू मेक एविडेंस एडमिसेबल। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि कोई ऐसा फैक्ट है जिसको एडमिशन बनाने के लिए पहले साबित करना होगा कि वो ग्राह्य है कि नहीं है, तो उस फैक्ट को पहले साबित करना होगा जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि ग्राह्य है। अब जैसे कह रहा है कि द बर्डन ऑफ प्रूविंग एनी फैक्ट नेसेसरी टू बी प्रूव्ड इन ऑर्डर टू इनेबल एनी पर्सन टू गिव एविडेंस ऑफ एनी अदर फैक्ट इज ऑन द पर्सन हु विशेज टू गिव सच एविडेंस। अब इसका इलस्ट्रेशन देखा जाए, ए विशेज टू प्रूव ए डाइंग डिक्लेरेशन बाय बी, ए मस्ट प्रूव बी इज डेथ। मतलब जब किसी व्यक्ति को डाइंग डिक्लेरेशन का प्रूफ देना हो तो इसको साबित करना पड़ेगा कि वह व्यक्ति मर गया है या मिल नहीं सकता है, या इतना विलम्ब या व्यय के बिना न्यायालय में उपाप्त नहीं किया जा सकता है, या न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर हो गया है, इतना व्यय होगा तो वो डाइंग डिक्लेरेशन दिया जा सकता है। अब दूसरा करे कि ए विशे टू प्रूव बाई सेकेंडरी एविडेंस द कंटेंट्स ऑफ लॉस्ट डॉक्यूमेंट, ए मस्ट प्रूव दैट डॉक्यूमेंट हैज़ बीन लॉस्ट। मतलब सेकेंडरी एविडेंस तभी दे सकते हैं जब प्राइमरी एविडेंस के बारे में कॉन्सेप्ट बना है कि कब आप सेकेंडरी एविडेंस देंगे। हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि सेकेंडरी एविडेंस तभी अलाउ होगा जब प्राइमरी एविडेंस का वह कंडीशन समाप्त हो चुका है कि जिसमें आप प्राइमरी एविडेंस नहीं दे सकते हैं। तो आपको यही साबित करना होगा पहले कि क्यों आप सेकेंडरी एविडेंस दे रहे हैं। अब बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट केस ऑफ एक्यूज कम विद इन एक्सेप्शन। देखिए, जनरल अपवादों की श्रेणी में यदि कोई आता है तो उसे पहले साबित करना होगा कि उसका मामला जनरल अपवादों में आता है, माने बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर हो जाएगा जो जनरल एक्सेप्शन का लाभ लेना चाहता है। धारा 108 करे कि व्हेन ए पर्सन इज एक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस the burden of proving the existence of circumstances bringing the case within any of the general exception in the Bharatiya Nyaya Sanhita सन 2023 or within any special exception or proviso contained in any other part of the said Sanhita or in any law defining the offence is upon him and the court shall presume a absence of such circumstances। अब देखिए, इसमें केवल इतना तक ही सीमित नहीं है कि भारतीय न्याय संहिता में ही कोई आता है। ये करा विद इन एनी स्पेशल एक्सेप्शन आर प्रोविजो कंटेंट इन एनी अदर पार्ट ऑफ द सेड संहिता आर इन एनी लॉ डिफाइन द ऑफेंस। माने कहीं भी ऐसा है जहाँ कोई अपवाद की बात कही गई है और अपवाद का लाभ लेना चाहता है कोई व्यक्ति, तो उसको बर्डन ऑफ प्रूफ उसी व्यक्ति पर होगा, उसी को साबित करना होगा। ए एक्यूज्ड ऑफ मर्डर्स alleges that by reason of unsoundness of mind he did not know the nature of the act, the burden of proof is on a। यदि कोई अनसाउंड माइंड बन के अपना लाभ लेना चाहता है तो उसको साबित करना होगा कि वो अनसाउंड माइंड है। ए एक्यूज्ड ऑफ मर्डर alleges that by grave and sudden provocation he was deprived of the power of self control, the burden of proof is on a। यदि कोई व्यक्ति मर्डर का एक्यूज है और वो चाहता है कि सडन प्रोवोकेशन के वजह से वो डिप्राइव हो गया था और वैसे सेल्फ कंट्रोल से बाहर चला गया था, तो उसको ये बात साबित करना होगा कि ऐसा हुआ था। अब आगे कह रहा है सेक्शन 117 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023 प्रोवाइड्स दैट whoever except in the case provided for by subsection 2 of section 122 voluntarily caused grievous hurt shall be subject to certain punishment। A is charged with voluntarily causing grievous hurt under section 117, the burden of proving the circumstances bringing the case under subsection 2 of section 122 lies on A। देखिए, बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में यही कह रहा है कि यहाँ पर भी जैसे वहाँ पे आप देखे थे कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो ग्रेवियस हर्ट के बारे में है, तो धारा
23 को 332 से और 334-35 से जोड़ करके देखा जा रहा था कि बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होगा, तो वो सेम चीज़ यहाँ धारा बस बदल गया है। यही बात कह रहा है कि अगर जो कोई ग्रेवियस हर्ट किया है और वो लाभ लेना चाहता है कि नहीं वो वॉलेंट्री जो है काजिंग ग्रेवियस हर्ट किया है, लेकिन वो जो है क्या नाम है कि प्रोवोकेशन में के कारण किया है, अगले के वजह से किया है, तो उसको साबित करना होगा। बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट स्पेशली विद इन नॉलेज। अब देखिए वहाँ जो धारा 104 में पार्टिकुलरी की बात बोला जाए, पार्टिकुलर फैक्ट के बारे में, यहाँ पे स्पेशली विद इन नॉलेज की बात करें कि कोई ऐसा फैक्ट है जो स्पेशली विद इन नॉलेज में है, तो उसी व्यक्ति को साबित करना होगा जिसकी वो नॉलेज में है। धारा 109 करे कि वेन एनी फैक्ट इज स्पेशली विद इन द नॉलेज ऑफ एनी पर्सन द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट फैक्ट इज अपॉन हिम। अब इलस्ट्रेशन देखिए बड़ा मज़ेदार है। वेन ए पर्सन डज एन एक्ट with some intention other than that which the character and circumstances of the act suggest, the burden of proving that intention is upon him। अब देखिए इंटेंशन एक ऐसा चीज़ है कि स्पेशली विद इन नॉलेज की बात होती है, फैक्ट स्पेशली विद इन नॉलेज होता है, इंटेंशन हो गया, आपका मोटिव हो गया, तो इन सब चीज़ों को साबित करना उसी व्यक्ति के ऊपर होगा जो इसका लाभ लेना चाहता है। A is charged with travelling on a railway without a ticket. The burden of proving that he had a ticket is on him। अब चूँकि ये धारा उस समय लागू किया गया था जब 1872 में ऑनलाइन और इन सब चीज़ों की व्यवस्थाएं नहीं थी। अब सारे रिकॉर्ड ऑनलाइन हो गए हैं और एक सॉफ्टवेयर से जनरेट हो रहे हैं, तो अब इसको तो निकाल ही देना चाहिए था इलस्ट्रेशन से, लेकिन अब इसमें भी रखा गया है। केवल इसका रखने का पर्पज इस धारा को समझाना है। अब धारा 110 का है बर्डन ऑफ प्रूविंग डेथ ऑफ पर्सन नोन टू हैव बीन अलाइव विद इन 30 ईयर्स। कोई ऐसा व्यक्ति 30 साल से गायब है और उसके बारे में जीवित होना कहा जा रहा है, तो उसी व्यक्ति को साबित करना होगा जो ये कह रहे कि जीवित है। व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर ए मैन इज अलाइव और डेड and it is shown that he was alive within 30 years, the burden of proving that he is dead is on the person who affirm it। मतलब वो व्यक्ति मर गया है जो कह रहा है, उसको साबित करना होगा अगर जो 30 साल के बीच में देखा गया है कि वो व्यक्ति जिंदा है। अब धारा 111 कह रहा है कि बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट पर्सन इज अलाइव हु हैज़ नॉट बीन हर्ड आर ऑफ फॉर 7 ईयर। ऐसे व्यक्ति को जो 7 साल से उसके बारे में कहीं सुना उना नहीं गया है, तो उसके बारे में एक मृत्यु सिविल डेथ प्रज्यूम कर लिया जाएगा। अब प्रज्यूम्सन यही होगा। उसके बाद से फिर आगे देखिए धारा क्या कह रहा है। व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर ए मैन इज अलाइव और डेड एंड इट इज प्रूव दैट ही हैज़ नॉट बीन हर्ड ऑफ फॉर 7 ईयर। मतलब यह प्रूव हो गया है कि 7 साल से वो देखा नहीं गया बाई दोज हु वुड नेचुरली हैव हर्ड ऑफ हिम। मतलब जो उसको नेचुरली तरीके से जिसके बारे में उसके नॉलेज होने चाहिए थे, उसके द्वारा 7 साल के बीच में कभी नहीं देखा गया, सुना गया। तो कह रहा है कि हिम इफ़ ही हैड बीन अलाइव द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट ही इज अलाइव इज शिफ्टेड टू द पर्सनस हु अफर्म इट। जो कहता है कि नहीं वो जिंदा है, तो साबित करने का भार भी उसी व्यक्ति पे चला जाएगा। अब यहाँ कर रहा है बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू रिलेशनशिप इन द केस ऑफ पार्टनर्स लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट प्रिंसिपल्स एंड एजेंट। देखिए कोई व्यक्ति किसी से कोई ऐसे रिलेशनशिप में आता है जहाँ पार्टनर्स के रूप में आवे, चाहे लैंडलॉर्ड के रूप में आवे, चाहे टेनेंट के रूप में आवे, या प्रिंसिपल या एजेंट के रूप में आवे, तो जिस व्यक्ति का जो इसमें आता है रिलेशनशिप में और उसके बाद वो डिनाई कर जाता है कि नहीं ये इनको तो वो राइट ही नहीं था ये सब करने का, उस व्यक्ति पे बर्डन ऑफ प्रूफ हो जाता है जो व्यक्ति डिनाई करता है। धारा 112 देख लेते हैं। व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर पर्सन्स आर पार्टनर्स लैंडलॉर्ड्स एंड टेनेंट आर प्रिंसिपल्स एंड एजेंट एंड इट हैज़ बीन शोन दैट दे हैव बीन एक्टिंग एज सच, द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट दे डू नॉट स्टैंड आर हैव सीज्ड टू स्टैंड to each other in those relationship respectively is on the person who affirm it। अब burden of proof as to ownership के बारे में यहाँ बात कर रहा है
ये कह रहा है कि वेन द क्वेश्चन इज वेदर एनी पर्सन इज ओनर ऑफ एनीथिंग ऑफ विच ही इज शोन टू बी इन पोजेशन, द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट ही इज नॉट द ओनर इज ऑन द पर्सन हु अफर्म दैट ही इज नॉट द ओनर। देखिए ऐसा है कि एक जो मैगजीम है कि कब्जा स्वामित्व का अच्छा उदाहरण होता है, तो इसी धारा में समाहित है कि किसी व्यक्ति के पास किसी संपत्ति पे कब्जा है तो स्वामित्व का एक अच्छा जो है उसके पास सर्टिफिकेट भी प्रज्यूम किया जाएगा। और कोई व्यक्ति कहता है कि नहीं भैया ये इसका मालिक नहीं है, तो साबित करने के बाद उसी व्यक्ति पर है। आगे प्रूफ ऑफ गुड फैथ इन ट्रांजैक्शन वेयर वन पार्टी इज ए रिलेशन ऑफ एक्टिव कॉन्फिडेंस। अब देखिए जो एक्टिव कॉन्फिडेंस में व्यक्ति कोई है और उसने कोई चीज़ किया है तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर आएगा। जैसे डॉक्टर मरीज है, अगर जो कोई डॉक्टर ने मरीज से ज़मीन क्रय कर लिया और मरीज कह रहा है कि नहीं साहब ये हमको प्रभाव में लेकर के ज़मीन क्रय किए थे, तो बर्डन ऑफ प्रूफ एक्टिंग पर्सन पर होगा। अब एक्टिंग पर्सन कौन है? एक्टिव कॉन्फिडेंस वाला, तो डॉक्टर कहा जाएगा। माने जो अधिशासित करने की क्षमता रखता है वह एक्टिव कॉन्फिडेंस वाला व्यक्ति कहा जाएगा, और उसी को ये बात साबित भी करना होगा। वेयर देयर इज ए क्वेश्चन एज टू द गुड फेथ ऑफ ए ट्रांजेक्शन, where there is a question as to the good faith of a transaction between parties, one of whom stands to the other in a position of active confidence, the burden of proving the good faith of the transaction is on the party who is in a position of active confidence। माने उसी व्यक्ति को साबित करना होगा जो एक्टिव कॉन्फिडेंस में है, पोजीशन में, कि जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है वो गुड फेथ में हुआ है। इलस्ट्रेशन देख लीजिए। द गुड फेथ of a sale by a client to an advocate is in questions in a suit brought by the client. The burden of proving the good faith of the transaction is on the advocate. B कह रहा है कि the good faith of a sale by a son just come of age to a father is in questions in a suit brought by the son. The burden of proving the good faith of the transaction is on the father. तो यहाँ पे सीधे सीधे देखा जाए तो जो अधिशासित करने की क्षमता रखता है व्यक्ति, उसी व्यक्ति पे बर्डन ऑफ प्रूफ होता है। अब यहाँ प्रज्यूम्पशन एज टू सर्टेन ऑफेंस के बारे में आ रहा है, इसको हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। और अभी तक मेरे इस चैनल को आपके द्वारा सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊँ और अपलोड करूँ तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, क्योंकि यह अधिनियम नया है। सभी लोगों को, जो खासकर अधिवक्ता वर्ग के लोग हैं या तैयारी करने वाले लोग हैं, उनको इन सब धाराओं तक पहुंच होनी चाहिए। मैंने अभी तक जितनी बातें कही, मुझे विश्वास है आप लोग को समझ में आई होगी। डायरेक्ट ज़रूर पढ़ें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।